देश के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया है, जिसको कभी भूलना मत आप। एक प्रधानमंत्री हुए राजीव गांधी। उन्होंने इसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि जब विकास के लिए मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं किसी अंतिम आदमी के लिए, तो उस अंतिम आदमी तक 15 पैसा ही पहुंचता है। 85 पैसा कहां जाता है? तो श्री राजीव गांधी ने कहा वो लीकेज हो जाता है। बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल किया, लीकेज हो जाता है। अब आप कहेंगे जी ये लीकेज क्या बला है? सीधा सा मतलब है नेता और अधिकारी खा जाते हैं उसको, सीधा सा मतलब ये भ्रष्टाचार में चला जाता है। अब ये बात राजीव गांधी ने कही थी 1984 में, जब उनकी मां की मृत्यु होने के बाद वो संसद में प्रधानमंत्री बनकर आए थे और बड़े ईमानदार थे वो उस समय। मिस्टर क्लीन कहा जाता था उनको। और उनकी ईमानदारी पर और श्रीमती गांधी के मरने पर लोगों ने ऐसा भाव उड़ेल दिया था कि संसद में 435 सीट लेकर पहली बार कोई प्रधानमंत्री जीत के आया था। इतनी सीट तो कभी उनके नाना को भी नहीं मिली। पंडित नेहरू भी इतनी मेजॉरिटी से कभी नहीं जीत के आए, जबकि नेहरू जी का एक करिश्मा हुआ करता था इस देश में। ये देश कहता था नेहरू इज इंडिया, इंडिया इज नेहरू। उस समय भी कभी 435 सीट उनको नहीं मिली, राजीव गांधी को मिली। लोगों ने उनमें भरोसा दिखाया था। उन्होंने संसद में ईमानदारी से ये कहा था कि विकास के 1 रुपए के खर्चे में 15 पैसा ही पहुंचता है, 85 पैसा लीकेज में जाता है, माने भ्रष्टाचार में, घूसखोरी में जाता है। अब ये 84 में कहा, अब 2009 आ गया। भ्रष्टाचार बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। अगर मैं ये कहूं कि राजीव गांधी के जमाने में तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री हुआ करती थी, अब तो भ्रष्टाचार का महासागर है। और राजीव गांधी के सुपुत्र राहुल गांधी ने यह स्वीकार किया है अभी थोड़े दिन पहले कि विकास के लिए जो 1 रुपया भेजा जाता है उसमें 10 पैसा भी नहीं पहुंचता। राहुल गांधी का कहना है कि शायद 7-8 पैसे भी पहुंच जाए तो बड़ी बात है। हो सकता है इसका ठीक से रेक्टिफिकेशन हो तो 5 पैसा ही निकले। इसका मतलब बहुत साफ है कि विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं बन तो रही हैं इस देश में, लेकिन उसका फायदा आम आदमी को नहीं मिल रहा है, क्योंकि लीकेज है सिस्टम में, क्योंकि करप्शन है, क्योंकि घूसखोरी है, रिश्वतखोरी है, और अगर कहें तो डकैती है, लूटखोरी है। लूट लेते हैं इस पूरे धन को। कौन लूटते हैं? हमारे नेता, हमारे अधिकारी। और इस विषय पर जब हमारा ध्यान गया, अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन रिपोर्ट आने के बाद खोजना शुरू किया कि आखिर जा कहां रहा है पैसा, तो पता चला नेताओं की जेब में जा रहा है, अधिकारियों की जेब में जा रहा है। और ये नेता और अधिकारी जो पैसे को लूट रहे हैं वो इतने ज्यादा निकृष्ट हैं कि उस पैसे को भारत के बाहर भेज रहे हैं, यहां नहीं रखते, बाहर जाता है। कहां जाता है? स्विट्जरलैंड में जाता है। स्विट्जरलैंड नाम के देश में कुछ बैंकें हैं जिनको स्विस बैंक्स कहा जाता है। वहां पैसा जमा करते हैं ये लूट का। क्यों? क्योंकि वो अकेला देश है दुनिया में जहां की बैंकों में आप कितना भी पैसा जमा करो वो पूछते ही नहीं कहां से लाए हो, सोर्स की बात ही नहीं करते। वो तो कहते हैं रख दो, जितना है रख दो, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, और वहां डॉलर्स में बात होती है, रुपए का बात ही नहीं। स्विस बैंकों में खाता खोलना बहुत आसान है। हिंदुस्तान में उनके हजारों एजेंट हैं। किसी एक एजेंट से मैं आपकी बात कराऊं, आप फोन पे बात करिए, कल अकाउंट खुल जाएगा आपका। बस इतना ही है कि मिनिमम जो आपको डिपॉजिट रखना पड़ेगा वो 10 करोड़ डॉलर है, इतना ही है। जैसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता खोलते हैं तो मिनिमम कुछ रखना पड़ता है 500 रुपए। हाँ, अब वहां मिनिमम है 10 करोड़ डॉलर।
$1 में 50 रुपए होते हैं, तो 500 करोड़ रुपए वहां कम से कम जमा करो तो खाता खुलता है। तो कौन जाएगा वहां खाता खुलवाने? निश्चित है जिसके पास 500 करोड़ से ऊपर होगा वही तो जाएगा। ऐसे लोग हैं इस देश में। और आपको सुन के हैरानी होगी कि ऐसे लोग कौन हैं? टाटा बिरला डालमिया धीरूभाई अंबानी है तो उसमें क्या है, वो तो उद्योगपति हैं, वो तो उद्योग करते हैं, व्यापार करते हैं, धंधा करते हैं, कमाते हैं। उनके पास 500-700 करोड़ होना तो सामान्य बात है। मुझे तो हैरानी ऐसे लोगों पर होती है कि जो चाय की दुकान भी नहीं चलाते उनके पास है। जिंदगी में कभी जिन्होंने चाय की दुकान नहीं चलाई उनके पास हजारों करोड़ है। जिन्होंने कभी परचून की दुकान भी नहीं खोली उनके पास भी है। जिन्होंने कभी सब्जियां भी नहीं बेची उनके पास भी है। जिनके घर में कोई बिजनेस नहीं है उनके पास भी है। जिनके घर में कोई उद्योग नहीं है उनके पास भी है। कहां से आ रहा है भाई? बस यही है कि जिनके घर में ना कोई बिजनेस है, ना कोई उद्योग है, ना कोई व्यापार है, उनके पास भी हजारों करोड़ है। वो इसलिए है कि वो भारत की सत्ता व्यवस्था में भागीदार हैं, बस इसलिए। मतलब हमारे देश के नेताओं के पास हजारों करोड़ की संपत्ति है। हमने कुछ नेताओं की जन्म कुंडली बनाना शुरू किया है और वो जन्म कुंडली ऐसी कि आजादी जब आई तो इनके घराने ने क्या कुर्बानी दी ये पहले पता करो। कोई मरा इनका आजादी की लड़ाई में, कोई शहीद हुआ इनका आजादी की लड़ाई में। इन्होंने कभी कोई अपना बेटा हिंदुस्तान की सीमा की रक्षा करने के लिए फौज में भर्ती करा, या इन्होंने कभी कोई अपने बेटे को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए दांव पे लगाया? तो पता चला कुछ नहीं किया इन्होंने। ना आजादी की लड़ाई में उनका घर शामिल था, ना आजादी की लड़ाई में उन्होंने कोई कुर्बानी दी, ना कोई शहादत दी, ना उनके परिवार में किसी ने फौज में नौकरी की, ना देश की सुरक्षा, ना आंतरिक ना बाहरी, कुछ किया ही नहीं। फिर भी हजारों करोड़ है उनके पास, बस इसलिए कि वो कुछ दिन एमपी हो गए, कुछ दिन एमएलए हो गए, कुछ दिन कॉर्पोरेटर हो गए, कुछ दिन मिनिस्टर हो गए, कुछ दिन चीफ मिनिस्टर हो गए, कुछ दिन फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, बस इसलिए। दुख और दर्द इस बात का है कि जिन परिवारों ने आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया, जिनके घर से किसी की कुर्बानी नहीं हुई, किसी ने शहादत नहीं दी, जिनके परिवार का कोई बेटा बेटी फौज में जाके कभी शहीद नहीं हुआ, उन्हीं के हाथ में इस देश की सारी मलाई और सत्ता है। वो ही लूट के खा रहे हैं इस देश को, और लूट के खा ही नहीं रहे हैं, उस लूटे हुए धन को विदेशों में ले जाकर जमा कर रहे हैं। कितना बड़ा क्राइम है आप जानते हैं? आपसे अगर गलती हो जाए तो सरकार जेल में ठोक देगी, आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये गलती हो जाए कि आपकी कमाई का हिस्सा आपने विदेशों में जमा करके रखा है, क्राइम है ये। लेकिन हमारे बड़े बड़े नेता ये क्राइम रोज करते हैं। किसी को जेल नहीं होती, किसी को पुलिस नहीं पकड़ती, किसी के घर छापा नहीं पड़ता, सीबीआई की रेड नहीं होती, इनकम टैक्स की रेड नहीं होती, क्योंकि वो सत्ता व्यवस्था में शामिल। और इनमें कई नेता तो ऐसे विचित्र हैं जिसकी भी सरकार आ जाए उनकी बल्ले बल्ले। कुछ खानदान इस देश में ऐसे हैं जिन्होंने अपने भाई भतीजों को हर पार्टी में फिट किया हुआ है। अम्मा एक पार्टी में, बेटा दूसरी पार्टी में, बेटे का बेटा तीसरी पार्टी में। देख लो आप, नाम लेने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसे परिवार तो जिसकी भी सरकार आ जाए, किसी न किसी पार्टी की तो आएगी, तो उनकी तो मजे बल्ले बल्ले। राज्यों में भी ऐसे हैं, केंद्रों में भी ऐसे हैं। मतलब सीधा सा है, लूट का माल उनके घर में आते रहना चाहिए, इसका पूरा चाक चौबंद इंतजाम उन्होंने किया हुआ है। और इतनी बेदर्दी से लूटते हैं ये लोग कि हिंदुस्तान के डकैत भी इनके सामने फीके। मैं कभी कभी याद करता हूं, इस देश में एक डाकू माधो सिंह होता था, एक डाकू मोहर सिंह होता था, एक डाकू जालिम सिंह होता था, जो लूटते थे घरों में जाकर पैसा। लेकिन उनके जीवन का एक दूसरा पक्ष भी था।
वो लूटते थे और गरीबों में जाके बांटते थे। ये उनके जीवन का दूसरा पक्ष था। वो रॉबिन हुड थे हमारे सोसाइटी के। वो देखते थे कि कोई करोड़पति है, इसके यहां से लूटो, और गरीबों की बेटियों की शादियां करवाया करते थे। माधो सिंह ने हजारों बेटियों की शादियां कराई, मोहर सिंह ने भी कराई, जालिम सिंह ने भी कराई। अब हम उनको डकैत कहते हैं। अमीरों से लूट के गरीबों को देने वालों को डकैत कहा जाता है। तो इनको क्या कहें? जो आधुनिक जमाने के माधो सिंह, मोहर सिंह और जालिम सिंह, ये तो लूटते हैं, गरीबों पर तो एक पैसा खर्च नहीं करते, लूट कर ले जाकर इसको स्विस बैंकों में जमा करके रखते हैं अपने कुत्ते बिल्लियों के नाम से। अकाउंट भी उनके ऐसे ही नामों से, कुत्ते के नाम से, बिल्ली के नाम से, किसी और के नाम से। इन पर हम लोगों ने जब रिसर्च की तो पता चला कि ये लोग 10, 20, 100 नहीं है, इनकी संख्या हजारों में है। भारत के भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अधिकारी जिनके स्विस बैंक में खाते हैं, वो 80,000 नाम हैं। 1-2 नहीं है, 80,000। आप बोलेंगे जी कैसे पता चला? स्विस बैंक वाले तो बताते नहीं। बात बिल्कुल सही है, वो नहीं बताते। जब तक कि उनके ऊपर कोई मुसीबत ना आए वो नाम नहीं बताते, इसी का पैसा लेते। स्विस बैंक बड़े इंटरेस्टिंग बैंक हैं। वो जो जमा पूंजी होती है ना, उस पर ब्याज नहीं देते, उल्टा सर्विस चार्ज लेते हैं जमा करने वाले से। बदले में सीक्रेसी मेंटेन करते हैं, यही है बस। वो बताते नहीं जल्दी। तो हमको भी नहीं बताया, हम बहुत पीछे पड़े, नहीं बताया। फिर हमने दूसरा रास्ता निकाला पता करने का। वो रास्ता क्या निकाला कि भारत से स्विट्जरलैंड कौन कौन जाता है ये पता लगाओ। एयरपोर्ट पर हमने हमारे लोग लगाए, दिल्ली एयरपोर्ट, बंबई एयरपोर्ट, मद्रास एयरपोर्ट, कलकत्ता एयरपोर्ट, बेंगलोर एयरपोर्ट, जहां से डायरेक्ट फ्लाइट है स्विट्जरलैंड की। इनडायरेक्ट वाली तो अभी हमने बात ही नहीं की। जहां से स्विट्जरलैंड को सीधे फ्लाइट होती है, ज्यूरिख जाती है, जिनीवा जाती है, वो एयरपोर्ट का हमने निकाला आंकड़ा, कितने लोग हैं जो स्विट्जरलैंड यात्रा करते हैं। तो पता चला वो तो 1 लाख से ज्यादा हैं हर साल जो यात्रा करते हैं। इन 1 लाख में से 20,000 ऐसे हैं जो पहली बार और आखिरी बार यात्रा करते हैं। एक बार जाएंगे, देखेंगे, फिर दोबारा नहीं जाते। वो घूमने वाले लोग हैं, टूरिस्ट हैं। उनमें ज्यादा लोग हनीमून मनाने वाले हैं। शादी हुई, स्विट्जरलैंड चले गए। उनको हमने पूछे, इंटरव्यू लिए कि आप क्यों नहीं गए दूसरी बार? तो उन्होंने कहा रखा क्या है वहां, पहली बार गए थे, हमने नाम सुना था, लेकिन गए तो वहां कुछ नहीं है। क्यों? वो कहते हैं स्विट्जरलैंड से ज्यादा सुंदर तो पंचमढ़ी है अपना, उससे ज्यादा सुंदर तो डलहौजी है, उससे ज्यादा सुंदर तो उत्तराखंड है, उससे ज्यादा सुंदर तो जम्मू कश्मीर है। वो कहते हैं इतने स्थान है अपने भारत में जो बहुत सुंदर हैं, हमने तो नाम बड़े और दर्शन थोड़े, ये पाया वहां जाकर। फिर वो दूसरी समस्या बताते हैं। वो कहते हैं 2 घंटे की कार ड्राइव करो तो देश ही खत्म हो जाता है। इतना छोटा सा देश है, बैतूल जिले से भी छोटा है। 2 घंटे कार चलाओ उत्तर से दक्षिण, देश की सीमा खत्म हो जाती है। उद्योग कोई है नहीं उस देश में, व्यापार कुछ होता नहीं है, ट्रेडिंग कुछ नहीं है, कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं है, और इंडस्ट्री कोई नहीं है। फिर भी दुनिया में हाईएस्ट इनकम ग्रुप में वो देश आता है। पर कैपिटा इनकम में स्विट्जरलैंड हाईएस्ट है पूरी दुनिया। उनके आदमी की 1 साल की जो आमदनी है वो दुनिया में किसी देश के आदमी की नहीं है। तो इंडस्ट्री है नहीं, बिजनेस कोई है नहीं, ट्रेडिंग चलती नहीं, खेती कुछ होती नहीं, क्योंकि साल में 8 महीने बर्फ पड़ती है, खेतों में बर्फ जमा रहती है, घास का तिनका भी नहीं उग सकता, तो खेती नहीं है। अब कुछ नहीं है तो हाईएस्ट इनकम कहां से है? तो वो ऐसे है कि भारत जैसे दुनिया में कुछ देश हैं जहां भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है, वहां के नेता और अधिकारी अपने अपने पैसे उनके बैंकों में रखते हैं, और स्विट्जरलैंड वाले इतने होशियार हैं, इस पैसे पर किसी को ब्याज नहीं देते, उस पैसे को वो दूसरों को ब्याज पर देकर अपना काम चलाते हैं।
पैसा हमने वहां जमा कर दिया, हमको कुछ नहीं मिलेगा। हमारा पैसा वो अमेरिका को कर्ज में दे देंगे और अमेरिका से 4%, 5% ब्याज ले लेंगे। खर्चा तो कुछ हुआ नहीं, वही इनकम है, और वो इतनी बड़ी है कि उनके देश का सारा धंधा इसी पे चल रहा है। तो भारत के नेता वहां जाके खजाने बना रहे हैं, अधिकारी खजाने बना रहे हैं, और इन खजानों में वो पैसा जमा हो रहा है जो गरीबों पे खर्च होना चाहिए था, जो विकास के लिए लगना चाहिए था, वो पैसा वहां गया। तब समझ में आता है कि आजादी के 62 साल के बाद विकास क्यों नहीं हुआ, हो जाना चाहिए था। आजादी के 62 साल के बाद देश की ये परिस्थिति है कि हमारे देश में 6,38,365 गांव में से 4 लाख गांव में अभी भी बिजली की व्यवस्था नहीं है, अभी भी नहीं। 2.5 से 3 लाख गांव में चलने के लिए सड़क नहीं है, अभी भी। करीब 3 लाख गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है। आधे से ज्यादा बच्चे शिक्षा से वंचित हैं इस देश में। आधी से ज्यादा आबादी निरक्षर है, बिना पढ़ी लिखी है इस देश में। आधे से ज्यादा माताएं जब अपने बच्चों को जन्म देती हैं तो या तो मां मरती है या बच्चा मरता है, क्योंकि ना मां के शरीर में ताकत है ना बच्चे के शरीर में ताकत है, क्योंकि खाने के लिए खुराक ही नहीं मिलती। सरकार कहती है कि जो बच्चे दुर्भाग्य से पैदा भी हो जाते हैं उनमें से आधे से ज्यादा 3 महीने में ही मर लेते हैं, कुछ ना कुछ बीमारियों से। डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गई, हैजा हो गया, मर गए, रेजिस्टेंस नहीं है शरीर। कुपोषण इस देश में इतना है कि जंगलों में रहने वाले वनवासियों को जंगली फल खाके मर जाना पड़ता है इस देश में। इतनी खबरें रोज आती हैं, उड़ीसा से, बंगाल से, आसाम से। मैं पूरे देश में घूमता रहता हूं, मैंने ऐसे कई गांव देखे हैं जहां गरीबी के कारण माता पिता अपने बच्चों को बेच देते, और बच्चों को बेचने का ऐसा ही बाजार लगता है जैसे आपके यहां सब्जी बेचने का बाजार लगता है। कभी दोबारा आऊंगा तो एलसीडी प्रोजेक्टर से ऐसे सैकड़ों गांव के चित्र दिखाऊंगा आप, यहां माता पिता टोकरी में लाके बच्चों को बेच रहे हैं, और हर बच्चे के गले में तख्ती पड़ी हुई है और उस पर उसका रेट लिखा हुआ है। 40 रुपए में लड़का खरीद लो, 30 रुपए में लड़की खरीद लो, ये रकम है उन बच्चों के बिकने की। और उन माता पिताओं को पूछो कि भाई क्यों बेच रहे हो, तो वो कहते हैं जी हम इनको कुछ खिला तो सकते नहीं, ये तो ऐसे ही मर जाएंगे, कोई खरीद के ले जाएगा तो वो तो खिलाएगा। और उन बच्चों को विदेशी संस्थाएं खरीद के ले जाती हैं अपने अपने देश में, और वहां उनको नौकर बना के, बड़ा करके, पाल के उनसे काम करवाते। ये रैकेट हमारे देश में चलता है गरीबी के कारण। अब और 1-2 नए रैकेट इस देश में आ गए हैं। कई माताओं ने गरीबी के कारण अपनी कोख किराए पर देना शुरू किया है, और दूसरों के लिए बच्चे पैदा करने के लिए वो तैयार हैं, कुछ पैसे मिलें तो। ये एक नया सिस्टम शुरू हो गया इस देश में। और यही गरीबी और भुखमरी हमारे देश की बहुत सारी माताओं को मजबूर करती है अपना शरीर बेचने के लिए, अपनी देह बेचने के लिए किसी वेश्याघर में, किसी वेश्यालय में। लाखों लाखों बहनें इस देश की गरीबी के कारण दलदल में धकेली जाती हैं। उनके माता पिता उनको बेच देते हैं, भाई भतीजे बेच देते हैं, उनके ही लोग बेच देते हैं। ये सारा दुष्कर्म इस देश में होता है गरीबी के नाम पर, क्योंकि गरीबी मिटती नहीं है, क्योंकि गरीबों को गरीबी मिटाने के लिए जो पैसा बजट में सैंक्शन होता है वो खर्च ही नहीं होता, वो तो नेताओं के खजानों में और अधिकारियों के खजानों में जमा होता रहता है। ये हमारी व्यवस्था का सबसे सड़ा हुआ हिस्सा है, जिसको आप भ्रष्टाचार कहें, लूटखोरी कहें, जिसको आप कुछ भी नाम दें, ये सबसे सड़ा हुआ हिस्सा है हमारी व्यवस्था का। हमको ऐसा लगता है कि जब तक इस हिस्से को हम ठीक नहीं कर लेते तब तक भारत का कोई भविष्य और भला होने की संभावना नहीं। तो हमने इसी सड़े हुए हिस्से को ठीक करने के लिए ये भारत स्वाभिमान नाम का अभियान शुरू किया है।
ये जो भारत स्वाभिमान का ट्रस्ट बना है, ये इसी बात के लिए बना है कि हमारे देश का ये जो आर्थिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार है, जो लूट लूट कर लाखों करोड़ों रुपए इस देश से ले जा रहा है, विदेशी बैंकों में जमा कर रहा है, इसको बंद किया जाए, इसको रोका जाए। आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि कितना लूट लिया, उसका हिसाब निकाला। 62 साल आजादी के बाद इस देश के नेताओं ने जो धन लूटा, 80,000 बैंक अकाउंट जो स्विट्जरलैंड में हैं, उनमें जो पैसा जमा है वो करीब 72,80,000 करोड़ रुपए है। डॉलर में बात करूं तो 1,500 अरब डॉलर है, 1,500 बिलियन डॉलर है। बिलियन माने 100 करोड़, 1 बिलियन। 1,500 अरब डॉलर है जो स्विस बैंकों में जमा है, हमारे नेताओं का, अधिकारियों का। रुपए में करीब 72 लाख करोड़, 72,80,000 करोड़ है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड के आसपास में कुछ और देश हैं छोटे छोटे। एक देश है, उसका नाम है लीचेस्टन, जर्मनी के पास है, वहां भी ऐसे ही खाते हैं। एक छोटा सा देश है, उसका नाम है पनामा, वहां पर भी ऐसे खाते हैं। एक छोटा सा देश है गिनी बिसाऊ, वहां भी ऐसे खाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे कुछ 77 देश और हैं, वहां भी ऐसे ही अकाउंट्स हैं, वहां भी भारतवासियों के खाते हैं, और उन खातों में करीब 35 लाख करोड़ और जमा है। मतलब सीधा सा ये है कि 110 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान की आजादी के आने के बाद पिछले 62 साल में इस देश से लूटा गया है और विदेशी बैंकों में जमा है। अब पिक्चर पूरा क्लियर हो गया कि आजादी के 62 साल बाद भी विकास क्यों नहीं हुआ, क्योंकि विकास के लिए जो धन आवंटित हुआ वो तो लुटकर विदेशी बैंकों में चला गया। अब दिल में अफसोस और दर्द इस बात का है कि जब अंग्रेज आकर इस देश को लूटते थे तो हम पत्थर रखते थे अपने दिल पर और ये कहा करते थे कि काश ये अंग्रेज चले जाएं, इस देश की लूट बंद हो जाए। अंग्रेजों ने बहुत लूटा है इस देश को, आपको अंदाजा है या नहीं पता नहीं। मैं तो इस समय इतिहास का विद्यार्थी हूं और इतिहास को दस्तावेजों के आधार पर पढ़ने का कोशिश कर रहा हूं। पिछले कुछ 12-15 वर्षों में 50,000 से ज्यादा दस्तावेज मेरे हाथ लगे हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट, हाउस ऑफ कॉमन्स के, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के। उन दस्तावेजों से पता चलता है कि अंग्रेजों ने कितना लूटा है। 2-4 उदाहरण देता हूं। एक अंग्रेज था इस देश में, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। 1750 में आया बंगाल में, ईस्ट इंडिया कंपनी का कमांडर इन चीफ बन के, और उसने बंगाल में आके एक युद्ध लड़ा जिसको प्लासी का युद्ध कहते हैं। बंगाल का राजा हुआ करता था, उसका नाम था सिराजुद्दौला। तो उसने सिराजुद्दौला के सामने एक पेशकश की थी कि मुझे बंगाल में व्यापार करने का लाइसेंस चाहिए। सिराजुद्दौला ने मना कर दिया था। उसने कहा कि अंग्रेजों पर मैं भरोसा नहीं कर सकता, उनको लाइसेंस नहीं दे सकता। कारण क्या था? सिराजुद्दौला को यह मालूम था कि अंग्रेजों ने जहां जहां व्यापार करने का लाइसेंस लिया है, हर राज्य पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ है। अंग्रेजों ने 1618 में इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजकर पहला लाइसेंस लिया था सूरत में, और सूरत पर कब्जा हो गया अंग्रेजों का। बाद में गुजरात पे कब्जा हो गया। फिर जब अंग्रेजों ने कहा कि हम बंगाल में भी करना चाहते हैं, मना कर दिया। तो अंग्रेजों का जो कमांडर इन चीफ था रॉबर्ट क्लाइव, उसने सिराजुद्दौला को चुनौती दी। उस जमाने में क्या होता था, आपने किसी से कोई बात कही, उसने नहीं मानी, तो आप क्या कहेंगे? हम युद्ध करेंगे तुमसे, तो युद्ध में फैसला होगा। तो सिराजुद्दौला को उसने कहा युद्ध करेंगे। तो सिराजुद्दौला ने कहा कर लो, जो जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी। तो युद्ध हुआ प्लासी के मैदान में, वो सब आपने पढ़ा है। जो नहीं पढ़ा है वो बताना चाहता हूं। प्लासी का युद्ध हुआ, ये तो आप सब जानते हैं। 23 जून 1757 को युद्ध हुआ। युद्ध में हुआ क्या? युद्ध ही नहीं हुआ। दस्तावेज कहते हैं कि प्लासी के मैदान में जब रॉबर्ट क्लाइव गया युद्ध के लिए, तो उसके पास सैनिक बहुत कम थे, मात्र 350।
और सामने जो फौज थी सिराजुद्दौला की, उसमें सैनिक बहुत थे, 18,000। अब 350 सैनिक अंग्रेजों के, 18,000 सैनिक सिराजुद्दौला के। रॉबर्ट क्लाइव को समझ में आ गया मैं तो मारा जाऊंगा अभी 10 मिनट में ही। तो उसने युद्ध नहीं किया। उसने क्या किया, अपना एक चतुर आदमी सिराजुद्दौला की फौज में भेज दिया और कहा कि ये पता लगाओ कि कौन आदमी है जो बिक सकता है, कौन आदमी है जो टूट सकता है इस फौज में। उसका एजेंट गया, थोड़ी देर में वापस आ गया, कहा एक आदमी है मीर जाफर, और वो सिराजुद्दौला की सेना का कमांडर इन चीफ है, वो पैसे का लालची है, कुर्सी का लालची है, ये टूट सकता है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने ऑफर भेज दिया उसको और उससे कहा कि तुम मेरे साथ संधि कर लो, मैं तुमको युद्ध के बाद बंगाल का राजा बना दूंगा, सिराजुद्दौला को हम मार डालेंगे, तुम राजा हो जाओगे, फिर लूट लेना, थोड़ा बहुत मुझे भी दे देना। अब मीर जाफर पैसे का लालची था और कुर्सी का लालची था। ऐसे समझ लीजिए कि मीर जाफर था डिफेंस मिनिस्टर और रॉबर्ट क्लाइव ने उसको ऑफर किया कि तुमको प्राइम मिनिस्टर बनाता हूं। तैयार हो गया वो। बंगाल का राजा घोषित किया जाएगा और फिर मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव मिलकर सिराजुद्दौला की हत्या करेंगे और गद्दी पर मीर जाफर बिठा दिया जाए। ये संधि हुई। ये संधि के पेपर्स हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी में पड़े हुए, उसकी फोटोकॉपी मेरे पास है। अब वो पेपर्स पढ़ने से पता चलता है कि युद्ध ही नहीं हुआ मैदान में, वहां तो सरेंडर हुआ और सरेंडर 20 मिनट में हो गया। 18,000 सैनिकों ने हथियार फेंक दिए, वो सब रॉबर्ट क्लाइव के पाले में शामिल हो गए और ये 350 की सेना का सेनापति 18,000 सैनिकों की सेना का सेनापति हो गया। फिर इन्होंने क्या किया, मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव मिलकर युद्ध के मैदान से घोड़ों पर बैठकर सैनिकों के साथ सिराजुद्दौला की हत्या करने के लिए गए, जुलूस के शक्ल में। सिराजुद्दौला रहता था मुर्शिदाबाद में और युद्ध हुआ था कलकत्ता में। माफ कीजिएगा, युद्ध नहीं, संधि हुई थी कलकत्ता। कलकत्ता से मुर्शिदाबाद की दूरी है, घोड़े से चलें तो 10-12 दिन लगते हैं। तो 10-12 दिन इन्होंने जुलूस निकालकर घोड़ों पर टप 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 मुर्शिदाबाद पहुंचे। उस जुलूस का वर्णन रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी डायरी में लिखा है, पर्सनल डायरी में, और उस डायरी का एक वाक्य सुनाता हूं आपको। रॉबर्ट क्लाइव लिखता है कि जब हमने संधि कर ली और सिराजुद्दौला को मारने का षड्यंत्र किया, घोड़ों पर बैठकर हम चल दिए, तो मैं आगे आगे चलता था, मेरे पीछे 350 सैनिक चलते थे, उनके पीछे 18,000 भारतीय सैनिक चलते थे और सड़क के दोनों तरफ हजारों भारतवासी हमारा जुलूस देखते थे और तालियां बजाते थे। वो डायरी में लिखता है कि जो भारतवासी हमारे जुलूस पर तालियां बजाते थे, अगर इन्हीं भारतवासियों ने एक एक पत्थर उठा के हमको मार दिया होता तो भारत का इतिहास तो 1757 में ही बदल गया होता। हमने पत्थर नहीं फेंका, ताली बजाई अंग्रेजों के जुलूस पर। परिणाम वही निकला जो निकलना था। ये जुलूस सुरक्षित पहुंचा, सिराजुद्दौला की हत्या की। थोड़े दिन के लिए मीर जाफर के भतीजे मीर कासिम को प्रधानमंत्री बना दिया, फिर मीर कासिम को हटाया, फिर मीर जाफर को बना दिया। एक दिन रॉबर्ट क्लाइव ने कहा, ये मीर जाफर तो बड़ा खतरनाक आदमी है, जो अपने राजा से गद्दारी कर सकता है वो मुझसे भी करेगा। तो एक दिन रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को चाकू घोंप दिया, मार डाला और खुद रॉबर्ट क्लाइव फिर बंगाल का राजा हो गया। उसी दिन से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन इस देश में शुरू हो गया और उसी दिन से गुलामी हमारी शुरू हो गई। अब इस गुलामी की कहानी में एक बात ध्यान देने की है कि अगर देश और समाज में एक गद्दार पैदा हो जाए तो पूरा देश गुलाम हो जाता है। एक मीर जाफर ने पूरे देश को गुलाम बना दिया। मैं बार बार यही सोचता हूं कि अगर मीर जाफर नहीं होता तो क्या होता। तो रॉबर्ट क्लाइव तो मारा जाता पहली ही बार में।
और वो मारा जाता तो उसके 350 सैनिक मारे जाते, तो ईस्ट इंडिया कंपनी मारी जाती, तो वो भाग जाते वापस और ये देश गुलाम नहीं होता, इस देश की लूट नहीं होती, आजादी की लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती, 7,32,000 क्रांतिकारियों को बलिदान नहीं कराना पड़ता, करोड़ों हिंदुस्तानियों को अंग्रेजों के अपमान का शिकार नहीं होना पड़ता, अगर मीर जाफर नहीं होता। लेकिन मीर जाफर ने देश का इतिहास बदला।